नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी के स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, कोई भी जब भर्ती होती है तो उसमें पहले छंटनी करने के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स या 1.5 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाती है। फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए 1 गुना की मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जब ऑनलाइन माध्यम से आपको एक फॉर्म फिल अप करवाया जाता है जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि आप सारी जानकारी देते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपलोड करते हो। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ऑफलाइन आप करवाने जाते हो डिपार्टमेंट में, तब वही सारी फॉर्म में दी हुई जानकारी और आपके ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स है यानी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है, हार्ड कॉपी है, उनसे मिलान किया जाता है। तो पहले ऑनलाइन इसको अपलोड करना होता है, फिल करना होता है। दोस्तों, पहले ये प्रक्रिया जो होती थी वो ऑफलाइन ही होती थी, ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाता था। जो फॉर्म होता था उसे फिल करके डायरेक्ट डीवी के लिए ले जाना पड़ता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इसको जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। तो अब ऑनलाइन किस तरीके से आप फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे। साथ ही साथ जो एफिडेविट्स और अन्य जो शपथ पत्र या कह सकते हैं प्रमाण पत्र वगैरह हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं, उसकी जानकारी कैसे होती है, कहाँ से बनवाने होते हैं और वो कब जमा होते हैं, तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस और जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म की। चूंकि अभी 4th ग्रेड के स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप होने वाले हैं 8 फरवरी से, तो इसलिए 4th ग्रेड के हिसाब से आपको बता रहे हैं। लेकिन ये लगभग आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बोर्ड जो है, तो ये प्रक्रिया जो है समान ही रहती है, चाहे भर्ती कोई भी हो, उसमें डीवी की प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की सेम ही रहती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एसएसओ पोर्टल पर जाना है, जहां से आप ज्यादातर फॉर्म अप्लाई करते हैं, और वहां जाकर के आप स्क्रूटनी फॉर्म के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप क्लिक करके फिर नेक्स्ट जैसे ही आप माई एप्लीकेशन वगैरह सारे जो ऑप्शंस आते हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको जाकर के अप्लाई करना है। आप चाहें तो ई मित्र के माध्यम से भी अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 4th ग्रेड की जो डेट है, वो आलोक राज जी ने बता दी है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 8 फरवरी से स्टार्ट करने का प्लान है। तो इसी को लेकर के ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखें और जो भी आवश्यक चीजें हैं वो आप कर सके समय पर। तो दोस्तों, जो स्क्रूटनी फॉर्म होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है। ये जो फॉर्मेट है आपको जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के। और जब 4th ग्रेड जैसे भर्ती है तो उसका जैसे ही स्क्रूटनी फॉर्म जारी होंगे, तो तब ये भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो एक परफॉर्मा है कि इस तरीके का होता है स्क्रूटनी फॉर्म। हालांकि ये एक ऑफलाइन भरने का फॉर्मेट है, लेकिन कुछ इसी फॉर्म में आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस आपको एक एक्स्ट्रा जो ब्लॉक मिल जाएगा पीडीएफ अपलोड करने का। बाकी सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। ये पहले का जो फॉर्मेट है कि अगर आप ऑफलाइन भेजते थे इसको, या अभी भी अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो पाता है किसी कारण से लास्ट डेट तक, तो आप इसे भी 100 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर लेकर के इस फॉर्म को भर के आप ऑफलाइन भी ले जा सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश यही करें कि ऑनलाइन माध्यम से ही आपका स्क्रूटनी फॉर्म भर जाए। तो इसमें ये सारी डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में बता दी है, कोई ज्यादा इसमें अ, मुश्किल वाली बात नहीं है कि ये आप भर नहीं सकते। सारी चीजें आपको पता होती है और बड़े ध्यान से आप आराम से भर सकते हैं। अब दोस्तों, जो ऑनलाइन वाला फॉर्मेट जो होगा फिलअप करने वाला, उसमें सेम यही चीजें भरनी होंगी आपको टाइप करके। लेकिन यहाँ पर लास्ट में एक डब्बा और बना होगा जिसमें कि पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे आप 10th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देंगे, लेकिन मार्कशीट तो आप अपलोड कर देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है कि जो पीडीएफ बनानी है, उसमें मार्कशीट पहले पेज पे, दूसरे पेज में प्रमाण पत्र, इन दोनों को एक ही पीडीएफ में बना सकते हैं। 2 पेज की पीडीएफ बना करके फिर यहाँ पर एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपलोड इसको कर सकते हैं दोनों को साथ में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि केवल सेकेंडरी के बारे में दिया है, यहाँ पर मार्कशीट के लिए नहीं बोला है और ना ही प्रमाण पत्र के लिए। तो आप दोनों को एक में करके ही अपलोड कर सकते हैं, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश ये करनी है कि 400 केबी से कम की फाइल हो। तो उसके लिए आप ऑनलाइन जो भी वेबसाइट वगैरह है या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई मित्र वाले से स्कैन करवा के हर पीडीएफ की साइज 400 केबी से कम की ही रखें। 400 केबी से कम 300 से 400 के बीच में रखेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। दोस्तों, ये सारी चीजें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दी थी कि किस तरीके से आपको बनना है, जो जो आपके लागू हो वो सारी चीजें आप भर सकते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्मेट आएगा वो किस तरीके से भरा जाएगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्क्रूटनी फॉर्म में भरने ही भरने होते हैं। बाकी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट में जब वेरिफिकेशन होता है यानी ज्वाइनिंग के समय तब चाहिए होते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं चाहिए होते हैं। जो जो चाहिए होंगे वो आपको ऑनलाइन यहाँ पर शो करेगा। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली। अब हम आपको वो फॉर्मेट दिखाने वाले हैं जो कि ऑनलाइन रहेगा। उससे पहले बता देंगे ये अटेस्टेशन फॉर्म है,
जो कि आप 4th ग्रेड की या जिस भर्ती की भी आप डीवी कराने जा रहे हो, स्क्रूटनी फॉर्म भरने जा रहे हो, तो उसका जब भी स्क्रूटनी फॉर्म जारी होगा तो उसके लास्ट के 2 पेज ये अटेस्टेशन फॉर्म के होंगे और इसको आपको अलग से प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसे प्रिंट आउट को फिल करके हाथ से फिल करना है। कैपिटल लेटर्स में ये पूरा भरा जाएगा। ध्यान रखिए कैपिटल लेटर यानी ब्लॉक लेटर्स में बड़े वाले अक्षरों में ये पूरा का पूरा जो है अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाएगा और ये जो 2 पेजेस का अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको भरने के बाद यहाँ पर आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड के टीचर या जो भी गेजेटेड ऑफिसर है, एमएलए है, जो भी आपकी जानकारी में हो, उनसे इसको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है एक तरीके से उनके सिग्नेचर, एड्रेस वगैरह, स्टैम्प वगैरह और टाइम और प्लेस, ये सारी चीजें आपको करवानी है। फिर इसकी जो पीडीएफ बनेगी इसको फिर आप क्या करोगे, फिजिकल जो हार्ड कॉपी है स्क्रूटनी अटेस्टेशन फॉर्म की, इसको स्कैन करवा के इसकी पीडीएफ है जो बाद में स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करनी होगी। तो इस अटेस्टेशन फॉर्म को आपको पहले ही डाउनलोड करके और इसे फिल करके इसे स्कैन करके पीडीएफ बना लेनी है, वो आगे जो है अपलोड करने के काम आएगी। दोस्तों जैसे कि ये है आरपीएससी का फॉर्मेट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, स्क्रूटनी फॉर्म भरने का, तो यही फॉर्मेट लगभग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का रहता है। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो एसएसओ पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा उसमें क्या आएगा, आपको जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको यहाँ पर जाना है, जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है कि माई रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, माई रिक्रूटमेंट में आप जाओगे तो यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी ऐसा एक बटन दिखाई देगा लास्ट लास्ट में। जब भी आप एलिजिबल होगे 2 गुना की लिस्ट के लिए किसी भी भर्ती में तभी ये दिखाई देगा, अदरवाइज ये नहीं दिखाई देगा। यानी जब स्क्रूटनी फॉर्म खुलेंगे और आप 2 गुना की लिस्ट में है तभी आपके एसएसओ आईडी पे ये दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो यह करने के बाद में दोस्तों इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अप्लाई नाउ का बटन आपके सामने आएगा जिसपे कि आपको क्लिक करना है। तो जो भी भर्ती होगी, जो भी भर्ती है उसके सामने आपको अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे 4th ग्रेड है तो 4th ग्रेड की जो भी यहाँ पर ऑप्शन होगा 4th ग्रेड का या जो भी उसका फॉर्म होगा उसके सामने ये आ जाएगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नाउ का। फिर आपको क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शंस का एक आएगा लिंक जिसे कि आपको देखना है और उसके बाद में जो भी बॉक्स है इसको टिक मार्क करके फिर आपको आगे बढ़ना है। तो जो भी यहाँ पर ये लिंक आएगा दोस्तों, इस पे क्लिक किए बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो एक बार इसको ओपन कर लेना है। इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी दी हुई होगी कि कौन से जगह क्या-क्या भरना है, बेसिक डिटेल्स जो है वो इसमें बताई हुई होगी कि किस तरीके से आपको भरना है। नेक्स्ट दोस्तों फिर आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जो आपका डीएफ है या स्क्रूटनी फॉर्म है वो इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें कई टैब होगी, एक होगी बेसिक डिटेल की, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल की, फिर एक्सपीरियंस डिटेल की, फिर आपकी होगी आइडेंटिफिकेशन एनक्लोजर, फिर एप्लीकेंट्स चेकलिस्ट, फिर होगा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो कि फोटोकॉपी आप निकलवाओगे जेरोक्स, उनको अपने खुद के हस्ताक्षर से अटेस्टेड करके यानी खुद साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करके फिर अपलोड करना है यहाँ पे। पहले दूसरे स्टेप में तो आपको मूल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है स्कैन किए हुए मूल डॉक्यूमेंट्स बिना फोटोकॉपी वाले उनको तो यहाँ अपलोड करना है और जो फोटोकॉपी वाले हैं अटेस्टेड किए हुए उनको यहाँ लास्ट वाले सेकंड लास्ट स्टेज में आपको अपलोड करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कुछ जानकारियां तो इसमें स्वतः भरी हुई आ जाएगी क्योंकि एसएसओ से ये डेटा फेच कर लेगा। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से अपलोड कर रखे हैं तो वो यहाँ पर जो है पहले से फिलअप हुआ हुआ आ जाएगा। तो लास्ट ही लास्ट का जो आपका टैब रहेगा ये रहेगा प्रेफरेंस, यानी जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है वो भरी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, ये ज्यादातर जो चीजें हैं ये अपने आप फिल होके आती है। पद कोड, कर्म संख्या है, तो इसमें भी जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर आपको देखना है कि किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका कोड वहां पर दिया हुआ होता है नोटिफिकेशन में। जैसे कि कोई भी भर्ती है तो उसका नाम होता है, जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 की जो इसे भी भर्ती हुई तो L1 ओब्लिक करके और फिर आपको क्या करना है, जो भी उसमें जहाँ पे भी आप एप्लीकेबल हो एडवर्टाइजमेंट में कि जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके आगे उसका क्रमांक संख्या लिखा होगा 2, 3 या 4 वो लिखना होता है। लेकिन दोस्तों आपके जो ज़्यादातर फॉर्म में ये फिलअप करना ज़रूरी नहीं होता है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादातर फॉर्म में ऐसा देखने को मिलता है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, एडवर्टाइज़मेंट जो भी जारी हो रखा है, उसको डाउनलोड करना है और उसमें देखना है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, वो कौन से क्रम पर लिखा हुआ है, ठीक है? कौन से क्रम पर लिखा हुआ है, वही क्रम आपको यहाँ पर लिख देना है। 1, 2, 3, 4 जिस भी क्रम में लिखा हुआ है, उसमें लिख देना है दोस्तों। पद का नाम आपको लिख ही देना है अपनी भर्ती के अनुसार, जैसे 4th ग्रेड है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और ये सारी चीजें लगभग स्वतः ही फिल हुई आती है। केवल कुछ-कुछ ब्लॉक्स में जैसे हिंदी में आपका नाम आपको दोबारा टाइप करना होता है, बाकी सारी चीजें लगभग फिलअप होके आती हैं। जो नहीं फिलअप होके आती है उनको आप पे जो है खुद से फिलअप कर सकते हो। इसके बाद में अगर कोई विवाहित है तो उस स्थिति में सारी डिटेल्स और जानकारी आप भूतपूर्व कोई खिलाड़ी है, एनसीसी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, तो सबके लिए सेवारत कर्मचारी है तो उनके लिए अलग से जो है ये डिटेल्स फिलअप करनी होगी। इसके अलावा जो मूल निवास वगैरह है तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है, मूल निवास में कहाँ के हैं, क्या है, और इसमें अगर आपसे अन्य टिप्पणी में कुछ नहीं भरना है। अगर
कोई ज़्यादा आप पे अलग विशेष स्थिति ना हो तो फिर जन्म स्थान वगैरह ये सारी चीज़ें स्वतः ही फ़िल होके आती है। आपको फिर भी देख लेना है कोई ब्लॉक खाली तो नहीं है, उसके हिसाब से आपको अगर एप्लीकेबल है तो भरना है। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो भरनी होती है नेक्स्ट स्टेज में। इसमें क्या होता है शैक्षणिक योग्यता ये स्वतः ही फ़िल होके आती है एसएसओ से जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे 10वीं 12वीं अभी ओटीआर में, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं। अगर कोई भी ब्लॉक खाली है नहीं है यहाँ पर अपलोड हुआ, फेज़ हुआ, तो उसे आपको अलग से फ़िल कर देना है। जैसे आरएस-सीआईटी या पीजी का कोई भी आप सर्टिफिकेट वगैरह लगाना चाहो तो वो यहाँ से लगा सकते हो। बस दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप 12वीं के डॉक्यूमेंट्स लगाते हो और जो 2010 से पहले वाले हैं, जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग-अलग था, तो आपको मार्कशीट पहले पेज में पीडीएफ के और दूसरे पेज में सर्टिफिकेट ऐसी एक पीडीएफ बना लेनी है 400 केबी से कम की और फिर उस पीडीएफ को अपलोड करना है, ताकि बाद में अलग-अलग की कोई दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपने ओटीआर में डाला हो वो सारी चीज़ें आएगी, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। बाकी कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं आरएस-सीआईटी वगैरह या जो भी आप पे लागू हो। इसके अलावा दोस्तों ये जो सारी चीज़ें अगर आप पर एप्लीकेबल हो इंटर्नशिप वाली या आप एग्ज़ाम की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं हुए थे 10वीं में, जैसे 4th ग्रेड में 10वीं मांगी है तो उस हिसाब से या जो भी आपकी परीक्षा है, जो भी भर्ती है उसमें जो भी अंतिम अर्हता मांगी गई है शैक्षणिक योग्यता वो अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो उस स्थिति में आपको सारी जानकारी यहाँ देनी है। अगर आपको बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट नहीं किया है किसी भर्ती में और किया है तो वहाँ पे जानकारी देनी है, अदरवाइज़ इसको छोड़ना है। नेक्स्ट में आप जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल वैसे तो 4th ग्रेड में तो कोई एक्सपीरियंस डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अन्य भर्ती के लिए भर रहे हो और आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें, तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ मैनुअली भरनी है। जो भी डॉक्यूमेंट ऐड करना होगा वो सारी चीज़ें भी यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऐड करने के लिए। पद का नाम वगैरह, अधिकारी या फिर पद ग्रहण करने, छोड़ने, स्थायी, अस्थायी जो भी स्थिति है वो भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आता है फिर कि अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, अगर आप वाक़ई में आयु सीमा में छूट ले रहे हैं इस भर्ती में तो आपको ये भरना है, अदरवाइज़ नहीं। विशेष योग्यता पुरस्कार कुछ मिला हुआ है, आपको कोई शोध किया है तो आप ये फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यह होता है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एनक्लोजर। इसमें क्या होता है आपकी फोटो जैसे आप फॉर्म फिल करते हो वैसे ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। और फिर सबमिट करके नेक्स्ट आपको एप्लीकेंट चेकलिस्ट वाले स्टेज में पहुँच जाओगे, जहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके की जो है आपको स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ पर पूछा जाएगा कि जो अभ्यर्थी है वो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है। तो जिन-जिन ने सही तरीके से जो है सारी योग्यताएँ पूरी कर ली है उनको तो सर्वथा अनुरूप ही करना है। तो ज़्यादातर ये वाले साइड ही आपको भरना है, जब तक कि कोई अपवाद ना हो तब तक आपको इसे पढ़कर ही भरना है। ज़्यादातर यही इधर वाले ऑप्शन ही आप पर लागू होंगे ज़्यादातर लोगों के। तो इसको पढ़ करके आराम से आपको फिल करना है, कोई इसमें ऐसा कठिन वाला काम नहीं है। जैसे इसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी का पूछा है तो आप आराम से भर सकते हो कि टीएसपी है कि नहीं है, श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं टीएसपी वाली में। तो ये सारी चीज़ें आप भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर जो है प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी ही श्रेणी में है या उससे भिन्न श्रेणी में है, तो उसी श्रेणी में है, श्रेणी चेंज नहीं हुई है आपकी। ठीक है? इसी तरीके से मूल निवास है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से अपडेट करनी है। अनुभव वगैरह का पूछे तो आप यहाँ पर भर सकते हो। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, अनुभव का अगर पूछा है तो उस हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर निर्धारित तिथि में आयु क्या है आपको अभ्यर्थी की, तो ये जो डेट होगी यहाँ पर दी हुई होगी उसके अनुसार आप घटा करके अपने वर्ष, माह और दिन भर सकते हैं। विज्ञप्ति में जो न्यूनतम और अधिकतम जो आयु मांगी गई है वो यहाँ पर भर सकते हैं कि न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 मांगी गई है। जो भी आपकी विज्ञप्ति में आपको ये देखना है और उसी के अनुसार भरना है। और विज्ञप्ति में जो तारीख दी हुई है आपकी उस तारीख के अनुसार ही यहाँ पर आपको ये वर्ष और माह, दिन निकालने हैं कि जैसे कोई भर्ती 1/1/2026 के हिसाब से मांग रही है या 2027 के हिसाब से एज मांग रही है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दी हुई होती है। जब आपने फिल किया होता है वही यहाँ पर आपको भरनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये अधिकतम आयु में अगर आप छूट वगैरह ले रहे हैं तो जिस भी वर्ग में आप हो तो उसको आप टिक करें, अदरवाइज आपको आयु में छूट नहीं दे रहे हैं तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में दोस्तों बाद में आता है आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, हालांकि आपने तो पहले ही यहाँ पर ओटीआर में अपडेट कर दिए। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फोटोकॉपी वाले, जो फोटोकॉपी या जेरोक्स आपने करवाई है और जिनको आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है, खुद के साइन करके आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है, उन फोटोकॉपीज को आपको फोटोकॉपी करा के रखनी है अपने हर एक डॉक्यूमेंट की, 2-2 फोटोकॉपी करा के रखनी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड करा के रखना है। और यही आपको डॉक्यूमेंट्स फिर डीवी में जब ऑफलाइन आप जाओगे डिपार्टमेंट में तब वहाँ पेश करनी है। तो ये जो आपने अटेस्टेड की है सेल्फ अटेस्टेड, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, इनको भी आप स्कैन करें। स्कैन करके और फिर ये जो लास्ट सेकंड लास्ट स्टेज है यहाँ पर जैसे 10वीं की मार्कशीट है और या फिर 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र अलग-अलग कर सकते हो। अगर आपके यहाँ ऑप्शन आ रहा है तो अलग-अलग, अगर अलग-अलग का ऑप्शन नहीं आ रहा होता है, जैसे ये आरपीसी वाला फॉर्मेट इसमें आ रहा है तो आप अलग-अलग अपलोड कर दोगे। और अगर मान लो अलग-अलग का नहीं आ रहा है तो आप एक पीडीएफ बना लोगे जिसमें पहले में मार्कशीट आ जाएगी, दूसरे में आ जाएगा आपका प्रमाण पत्र। अगर इस तरीके से जैसे किसी ने बीटेक की है तो उसके 8 सेमेस्टर हैं तो 8 सेमेस्टर की सारी जो मार्कशीट है वो 8 पेजेज़ में आ जाएगी पीडीएफ में। पहले वाले पेज में जो सबकी कंबाइन जो आपकी लास्ट की मार्कशीट आती है वो आ जाएगी और उसके ऊपर आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है फाइनल वो आ जाएगा। प्रोविज़नल अगर नहीं लगाना है तो वो मतलब अगर मेन डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल लगा लो, नहीं तो मेन डिग्री ही लगानी है, प्रोविज़नल की फिर आवश्यकता नहीं होगी। और कोई अगर बैक की आपके है तो वो बैक वाली भी आपको लगानी है। तो ये 9-10 जो भी हो सकती है, ठीक है?
अगर किसी के बहुत ज़्यादा बैक है, तो उस स्थिति में क्या करें कि उस सेमेस्टर की केवल फाइनल जो है वो ही लगवा दें। बार-बार आप ऐसे लगवाओगे तो हो सकता है 10, 15, 20 भी हो जाए कईयों की। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं बनानी है और ये ध्यान रखना है कि ये पीडीएफ 400 केबी या 500 केबी जो भी इसमें रिक्वायर्ड है, ज़्यादातर 400 केबी होता है या फिर 500 केबी तक होता है। कोशिश यही करनी है कि आप इसे स्कैन करवा के ई-मित्र वाले से कंप्रेस करवा लें या खुद के स्तर पर भी कर सकते हैं अगर होती है तो, उसमें क्लियर रहना चाहिए। तो सारे तरीके आपको अपनाने हैं कि वो पीडीएफ कैसे करके 400 केबी 500 केबी के आस-पास रहे जो इसमें रिक्वायर्ड माँगी गई है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप मोबाइल से करते हो तो उसमें वो कंप्रेस नहीं हो पाती और कंप्रेस करते हो तो उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है, नाम वगैरह साफ नहीं दिखते हैं। तो आप ई-मित्र वाले के पास जाके स्कैन करवा के और उसकी साइज़ जो है 400 केबी तक करवा लें ताकि आपको हमेशा काम आए वो और उसको अपने फ़ोन या लैपटॉप में, कंप्यूटर में रख के डाल लें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर ये अलग-अलग अगर डॉक्यूमेंट और प्रमाण पत्र आ रहे हैं आपकी मार्कशीट तो अलग-अलग कर दें, नहीं तो एक में मर्ज पीडीएफ करके या एक ही पीडीएफ बना करके सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10वीं और 10वीं का सर्टिफिकेट, फिर 12वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ये चीज़ें तो माँगेगा ही माँगेगा। हो सकता है ये अलग-अलग माँगे, प्रमाण पत्र और मार्कशीट या एक में ही आपको अपलोड करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो चरित्र प्रमाण पत्र माँगता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 तो आप गेज़ेटेड जो ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के टीचर वगैरह या कोई प्रिंसिपल है सरकारी, उनकी मोहर समेत 2 चरित्र प्रमाण अलग-अलग बनवाने हैं अलग-अलग लोगों से और एक सर्टिफिकेट आपका लास्ट जिस भी स्कूल या कॉलेज से आप पास आउट हुए हो, वो देते हैं। लास्ट ही लास्ट आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है, तो वो। अब इन तीनों को एक ही पीडीएफ में इनको डालना है, तीनों सर्टिफिकेट को और फिर यहाँ पर अपलोड करना है। अलग-अलग अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तीनों को यहाँ पर एक ही पीडीएफ में करना है। अगर हो सकता है कई बार अगर आपने गलती से एक ही कर दिया हो, तो यहाँ से डिलीट करके दोबारा भी आप अपलोड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया, तो इस क्रॉस वाले निशान पर क्लिक करके आप उसे हटा भी सकते हैं, दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एनओसी उनको चाहिए होती है जो पहले से सरकारी सेवा में है, नौकरी में है, तो उनको एनओसी मिलती है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डिटेल डालनी होती है। फिर आपका मूल निवास हो गया और अन्य कोई अलग से कोई प्रमाण पत्र है आपका, तो वो यहाँ पर आप नीचे और भी अटैच कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कोई भी यहाँ मैंडेटरी आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वही अपलोड करने होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई अपनी तरफ से ज़रूरी नहीं है कि आपको देने ही देने। अगर दोस्तों कोई एफिडेविट वगैरह स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करने के लिए माँगते भी हैं, तो उसका फॉर्मेट वगैरह कहाँ पर आपको मिलेगा? उसके लिए आपको क्या करना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जैसे भर्ती है, तो उनकी वेबसाइट पर जैसे ही कोई भर्ती का डीवी अनाउंस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन रहते हैं, शेड्यूल रहता है, उसका ऑर्डर रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और फॉर्मेट्स भी साथ के साथ हर एक भर्ती के लिए अलग से जारी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एनुअल अटेंडेंट का जो है फॉर्मेट जारी हुआ है कि एफिडेविट्स वगैरह का क्या जो फॉर्मेट रहेगा। तो आप अगर आरपीसी की किसी भर्ती के लिए कर रहे हो तो आरपीसी की वेबसाइट पर भी सेम आपको फॉर्मेट वगैरह इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें दी हुई होगी कि किस तरीके से आपको डीवी करवाना है, कैसे आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल करना है। दोस्तों अब डॉक्यूमेंट का अगर फॉर्मेट देखें तो लगभग सेम ही रहता है हर भर्ती में। तो आपका अगर 4th ग्रेड का है तो इस तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट रहेगा। इसको सिंपल पेज पे आपको प्रिंट करवाना है, फिर फिल करके जो है आपको जो भी राजपत्रित अधिकारी है उससे इसे साइन करवा करके और उसकी जो मुहर है उसके सहित 2 ऐसे चरित्र प्रमाण आपको प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं। एक आपका स्कूल का या कॉलेज का जो अलग से जारी होता है वहाँ से बनवा करके ये आपके पास है तो वो ये मूल रूप में ही आपको डीवी के समय जो है लेके आने होते हैं और अगर आपके स्कूल फॉर्म में अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि हमने देखा, तो वहाँ पर इसको स्कैन करके फिर जो है एक ही पीडीएफ में 3 चरित्र प्रमाण पत्र, 2 तो आपके गेजेटेड ऑफिसर से आपने जो बनवाए हैं इस फॉर्मेट में, एक आपका स्कूल या कॉलेज का, तीनों को एक ही पीडीएफ में आपको मर्ज करना है और उसके बाद में 400 केबी तक की फाइल बना करके पीडीएफ बना करके उसमें अपलोड कर देनी है। और बाकी के जो एफिडेविट्स हैं अगर उनके ऑप्शंस रहते हैं आपके स्क्रूटनी फॉर्म में भरने के लिए, तो बाकी और जो आप एफिडेविट हैं इनको भी आप बनवा सकते हैं। तो अब ये सामान्य घोषणाओं का एक फॉर्मेट रहता है जिसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना है। जो सामान्य कैंडिडेट है जिनके लिए जैसे कि विवाह, संतान वगैरह का लागू नहीं होता या अन्य जो सब कैटेगरी लागू नहीं होते, उनको 2 ही शपथ पत्र जो है वो ₹50 के जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाने पड़ते हैं, केवल ऐसे 2 ही बनवाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जो भी आपके अलग-अलग अगर आपके केस में लागू हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि कौन-सा जुडिशियल स्टाम्प पे बनवाना है, कौन-सा आपको साधारण पेज पे बनाना है। तो यहाँ पर ये ₹50 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको सामान्य घोषणा पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप टाइप करवा सकते हैं। जो भी आपका जुडिशियल स्टाम्प होगा ₹50 वाला और नोटरी से इसको सत्यापित करवा सकते हैं। अपना नाम वगैरह सारी डिटेल्स जो है डाल देंगे और वो नोटरी जो है वो सारी चीज़ें कर देगा, जिसके पास भी आप करवाएँगे। दोस्तों ये सामान्य घोषणा पत्र है कि जो भी योग्यताएँ मैं रखता हूँ, माँगी गई है वो सारी चीज़ें हैं, कोई भी दस्तावेज़ गलत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आपराधिक मुकदमा या आपके ऊपर नहीं हुआ है, अगर कोई गलती पाई जाती है तो आप इसमें बोर्ड जो है या जो भी डिपार्टमेंट है वो उस पर एक्शन ले सकता है, डीवार भी कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, सारी आपको टाइप करवा करके ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर करवानी है। अगर मान लीजिए कि किसी पर एफआईआर कहीं कोई एफआईआर दर्ज है,
तो उसमें आपको ये वाली लाइन नहीं लिखवानी है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसको आप हटवा करके अपने जो नोटरी है उसको बता देता है सारी डिटेल कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, कौन से थाने में, किस-किस धारा में दर्ज है, उसका स्टेटस क्या है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या क्या उसकी स्थिति है, लंबित है मामला, वो सारी चीज़ें इसी स्टाम्प पेपर में वो नोटरी आपको बना करके दे देगा। तो उसको आप यहाँ पर जो है ज़रूर मेंशन करवा लीजिए, उसे छुपवाएँ नहीं दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो फॉर्मेट आपका सामान्य कागज पर ये रहेगा, संतान संबंधी घोषणा अगर किसी के लागू होता है जो विवाहित है, और अदरवाइज अगर अविवाहित लोगों से भी अगर लिया जाता है, तो ये फॉर्मेट आपको कुछ नहीं है, सामान्य प्रिंट आउट इसका निकलवा करके रख लेना है। अगर वहाँ पर मांगा जाता है तब आप इसको फिल करके दे सकते हैं। बच्चों की संख्या ये सब 0 आ जाएगी यहाँ पर, और अगर मांगा जाता है तो बाकी आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है। जो विवाहित है केवल उन्हीं के लिए ये ज़रूरी होगा। अविवाहित कैंडिडेट्स के लिए ये घोषणा पत्र होगा जो कि ₹50 के नॉन जुडिशियल पर नोटरी द्वारा करवा करके आप सारी डिटेल्स वगैरह भर करके इसको है जैसा-जैसा प्रिंट आउट करवाना है, और यहाँ पर 2 जो साक्ष्य है नोटरी वगैरह आप ये करवा देंगे, 2 साक्षियों के हस्ताक्षर नामपत्र वगैरह लिखवा करके। तो ये 2 ही ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प वाले शपथ पत्र होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, जो कि लगभग सभी कैंडिडेट्स को देने ही देने हैं। बाकी के जो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ है, विवाहित वाला है, अगर किसी के लागू होता है तो ही देना है। ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर सारा यही फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें सारी डिटेल्स अपने हिसाब से पिता का नाम, आपके ससुर, पति-पत्नी का नाम या स्वतंत्र जो भी साक्षी है उसके जो है हस्ताक्षर, नाम और पते। तो इसको भी आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर ₹50 के बनवाना है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप पर ये कैटेगरी भी लागू होती है विधवा वाली, तो आप भी इसके लिए ₹50 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगेगा। सेम यही भाषा रहनी है। बस यही है कि जैसे आपका 4th ग्रेड का भर्ती है तो सब में यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ भर्ती के अनुसार लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप ही। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। साक्षी जो है उनके वो आपके नोटरी है वो करवा देंगे वहीं पे ही। इसके बाद में दोस्तों अगर परित्यक्ता वाला आपके लागू है तो ये ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इसी फॉर्मेट में लागू होगा, और इसे भी आप नोटरी से बनवा लें। इसके बाद में दोस्तों अगर आप पर विवाह 2006 से पहले हुआ हो, इसका अगर घोषणा पत्र आपका 2006 से पहले का है, तो इसके लिए अलग से ये वाला जो फॉर्मेट है, इसमें आपको पूरा करवाना है नोटरी द्वारा। इसके बाद में दोस्तों एक वचन प्रपत्र होता है जो सामान्य कागज पर इसका प्रिंट आउट लेके धूम्रपान और गुटखा संबंधित है, जिसको आपको लिख करके साइन वगैरह करके सारी डिटेल करके और इसे मूल फॉर्मेट में ही डीवी के समय लेके आना है, मूल ही लेके आना है इसको, इसकी प्रिंट आउट नहीं निकलवानी है। आप अपने सुविधा के लिए निकलवा के रख सकते हो, बाकी ये मूल दस्तावेज़ ही लेके आना है ऑफलाइन ड्यूटी के समय। और अगर मान लीजिए सूट फॉर्म में माँगा भी जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट्स उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, सामान्यतः नहीं रहे दिए हुए होते हैं। अगर दिए हुए होते हैं तो वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ बना करके आपको अपलोड करनी है। और मान लीजिए आप धूम्रपान या गुटखा का सेवन करते भी हैं तो भी आपको यही सर्टिफिकेट बनवाना है कि आप नहीं करते हैं, और नहीं ये इसमें नहीं जाहिर करना है कि आप करते हैं, ठीक है? और प्रोबेशन पीरियड में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑफिस टाइम के समय आपको ये जुआ, केसरी और धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपका रहता है शपथ पत्र संविदा संबंधित जो प्रतिज्ञा होती है, इसको भी सामान्य कागज पर ही आपको टाइप करवा लेना है, और या फिर इसको प्रिंट करवा लेना है और इस पे साइन करके इसे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। डीवी समय प्रस्तुत करना ही करना है। ये नमूना हस्ताक्षर है, ये भी सामान्य कागज पर आपको जो है रोल नंबर वगैरह सारा हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, और फिर इसे भी मूल फॉर्मेट में आपको डीवी समय लिख के आना है। और एक आपका विकल्प पत्र है जो टीएसपी, नॉन टीएसपी दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए अगर आपने किया है तो ये आपको अलग से इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी आप बनवा लें साधारण पेज पर, कागज़ पर। इसके बाद में दोस्तों ये आपका है विधवा परित्यक्ता द्वारा पुनर्विवाह किए जाने से या नहीं किए जाने से संबंधित अगर आपके लागू है तो फ़ोटो सहित आपको ये बनवाना है सामान्य कागज़ पर। दोस्तों अब जैसे ये पशु परिचर भर्ती का पूरा डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है, तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे ही आपके 4th ग्रेड का आएगा या किसी भी भर्ती का आएगा तो उसमें साथ में दिया रहेगा, तो उसमें जो-जो दस्तावेज़ आपके उपलब्ध हैं, आपने करवा दिए हैं, तो उनमें हाँ या ना लिखना है और जारी करने की तिथि और दस्तावेज़ कौन से दस्तावेज़ की पृष्ठ संख्या कितनी है, जो अगर किसी दस्तावेज़ में 2 पन्ने हैं तो 2, अगर 3 है तो 3, इस तरीके से आपको सारा कुछ उसमें संख्या नंबर लिखना है। जैसे अगर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में 4 पेजेज़ हैं, तो यहाँ पर 4 आपको पृष्ठ संख्या लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, यहाँ पे जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपने उपलब्ध करवाए हैं, उन सभी के लिए हाँ, और नहीं करवाए हैं उसके लिए ना आपको लिखना है। जैसे विकल्प पत्र सबके लिए लागू नहीं होता है, तो आपको ना करना है और इसको नील कर देना आगे। इसी तरीके से अगर संतान संबंधी या विवाह प्रमाण पत्र अगर आप पर लागू नहीं होता, तो आप इसको भी ना करके जो है नील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अ, फिल करके लास्ट में हस्ताक्षर करके और फिर इसको आप जो है जमा करवाएँगे डीवी के समय। और अगर ये ऑनलाइन तो वैसे नहीं माँगेगा, अगर माँगता है ऑनलाइन तब आपको इसपे अपलोड करना होगा। बाकी ये सामान्यतः नहीं माँगते हैं, ये ऑफलाइन डीवी के समय ही सारे एफिडेविट्स वगैरह माँगे जाते हैं या फिर डिपार्टमेंट में जब नियुक्ति के समय माँगे जाते हैं तब देने होते हैं। जो भी स्थिति हो, जिस तरीके से भी माँगे जाए वो सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन में दी हुई होगी, तो उसको फॉलो करते हुए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एफिडेविट्स हैं वो बनवा लेने हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े तब जो है डिपार्टमेंट में आपको पेश कर देने हैं। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप ऑफलाइन डीवी के समय या फिर जब डिपार्टमेंट में आपको जॉइनिंग के समय माँगे जाएँगे तब आप बनवा के ले जा सकते हैं। और प्रेफ़रेंस दोस्तों अलग-अलग जो भर्ती प्रक्रिया परीक्षाएँ हैं उनमें अलग-अलग डिपार्टमेंट की लिस्ट आएगी। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे नॉन टीएसपी से आपने अप्लाई किया है,
तो कौन-कौन सी पोस्ट या कौन-कौन से डिपार्टमेंट आप लेना चाहते हो। तो जैसे 4th ग्रेड में जो भी आपके यहाँ ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो जैसे आपका सचिवालय का ऑप्शन दिखाई देता है, तो सचिवालय का जो भी डिपार्टमेंट है उसको 1 नंबर, 2 नंबर, फिर उसके बाद आरपीसी का जैसे नंबर है और अन्य कोई अधीनस्थ जो विभाग है, उनमें से कोई है, तो उनमें जो आपकी भी जो भी प्रेफ़रेंस हो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इन बॉक्सेस में 1, 2, 3, 4 जो है डाल सकते हो। जैसे आरपीसी को पहले पे रखना है तो यहाँ पर इस बॉक्स में 1 आ जाएगा। फिर मान लेते हैं कि आप ये राजस्थान टूरिज़्म सर्विसेज़ वाला भरना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मान लो कि नेक्स्ट आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ वाला भरना चाहते हो, तो यहाँ 3 आ जाएगा इस डब्बे में। तो इस तरीके से प्रेफ़रेंस आपको भरनी है दोस्तों। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको भरने के बाद एक बार आपको पूरा देख लेना है, फाइनल सबमिट से पहले अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको आप अपडेट करने का ऑप्शन रहेगा, जिस तरीके से आप फॉर्म वगैरह भरते हो तब भी आता है। उसके बाद में आप वेरीफाई करके पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट होने के बाद इस तरीके का आपका प्रीव्यू फॉर्म का दिख जाएगा, जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो वैसा का वैसा। और ये सब होने के बाद में यहाँ पर आपको डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डीवी जब होगा आपका ऑफलाइन तब लेके जाना इस पूरे फॉर्म को, इसके पूरे प्रिंट आउट को और साथ के साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, उनके सारे जो फोटोकॉपी और ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो-जो आपने लगाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जो भी अलग से शपथ पत्र वगैरह आपके जैसे मैरिज सर्टिफिकेट का या विवाह का सर्टिफिकेट है, धूम्रपान का सर्टिफिकेट है या अन्य जो चरित्र प्रमाण पत्र है, ये तो है ही। और इसके अलावा जो भी शपथ पत्र आपसे अलग से 2 बच्चों का शपथ पत्र है, ये सब जो है आपसे जब भी माँगे जाएँगे जॉइनिंग के समय तब आपको लेके जाने हैं दोस्तों। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो अभी डीवी के लिए चाहिए। तो दोस्तों आपके कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।